हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे विष के गुणों के बारे में। विष का गुण कैसा होता है आचार्य चरक जी के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार ये बता रखा है। देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि जो विष है वो व्यक्ति के लिए मृत्यु कारक क्यों होता है। उसके गुणों के कारण, है ना। विष में कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, या फिर उसके लिए अच्छा नहीं है विष। तो अब हम वो गुण पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य चरक जी के अनुसार देखिए, लघु रुक्षमाशु विशदम वैवायवी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्दिश्य रसम 10 गुणमुक्तम विषम तज्य। लघु अर्थात विष का जो सबसे पहला गुण है वो क्या है बच्चों, लघु है। उसके बाद क्या है, रूक्ष, रूक्ष का होना जो कि वात को बढ़ाएगा। आशु, आशु मीन्स क्या होता है, देखो यह है ना रूक्षम आशु। आशु मीन्स शरीर में शीघ्रता से फैल जाता है। विशद मतलब क्या होता है, साफ होता है, दोषों को पेनिट्रेट करने की पावर रखता है। जैसे मान लो ये कहीं आम बन रखा है या दोष एकत्र हो रखे हैं ना, इसको भी पेनिट्रेट करके विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। वैवायवी होता है, वैवायवी मीन्स शरीर में बिना पाचन हुए ही शरीर में फैल जाता है, ठीक है। तीक्ष्ण होता है, विकासी होता है। विकासी मीन्स क्या होता है, ओज का नाश करने वाला। जो ओज का नाश करे वो क्या है, विकासी गुण होता है। उसके अलावा सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मीन्स छोटे छोटे स्रोतों में जा सकता है। उष्ण होता है और अनिर्दिश्य रसा। अनिर्दिश्य रसा मीन्स इसका कोई रस निश्चित नहीं है, टेस्ट कैसा है वो नहीं पता है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार सेम है। तो मैं एक बार आपको ये टेबल दिखा रही हूँ, इसको देखो, चरक जी के अनुसार और सुश्रुत जी के अनुसार। तो टेबल क्या है आपकी, सबसे पहले लघु, रूक्ष, आशु, विशद, वैवायवी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, अनिर्दिश्य रसा। देखो चरक वाली टेबल देखो, सुश्रुत वाली टेबल देखो, दोनों में लास्ट में अंतर आया है। जो चरक जी हैं उन्होंने विष का कोई टेस्ट नहीं बताया है, जबकि सुश्रुत जी ने उसकी जगह क्या माना है, अपाकी माना है, कि जो रस होता है, विष होता है, उसका पाक नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे विष प्राणहर क्रिया के बारे में कि अच्छा विष प्राण हरता है तो कैसे हरता है। सबसे पहले शरीर में जाएगा, अच्छा कहाँ जाएगा, फिर शरीर में फैलेगा तो कैसे फैलेगा, लास्ट में कहाँ जाएगा विष। तो ये सब पढ़ेंगे हम, किस में पढ़ेंगे, विष प्राणहर क्रिया में। तो विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दूष्यति शोणितम कफ पीत अनिलाश्च अनुसमदोषम सह आश्यान ततो हृदयम आस्थाय देहोच्छाद्ये कल्पते। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ लास्ट में क्या है, देहोच्छाद्य कल्पते। इसको एक बार अंडरलाइन कर लो। और इसमें मतलब क्या है इसका, विष, विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दुष्यति शोणितम। प्राग दुष्यति, प्राग मीन्स होता है पहले, दुष्यति मीन्स दूषित करना, किसको, शोणित को। शोणित क्या होता है, रक्त। तो विष देह में प्रवेश करके सबसे पहले रक्त को दूषित करता है। कफ पित्त अनिलाश्च अनु, अनु मीन्स क्या होता है, पश्चात। अनु मीन्स क्या होता है, पश्चात। जब पहले आपकी धातु दूषित हो जाती है, रक्त दूषित हो जाता है, रक्त धातु है ना, उसके बाद कफ पित्त और अनिल को क्या कर देती है, कफ पित्त और अनिल तीनों दोष जो है वो कैसे हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं विष के कारण। और फिर धीरे धीरे सह आश्यान, धीरे धीरे सभी आश्रयों में विष क्या हो जाता है, फैल जाता है, सभी आश्रयों को दूषित कर देता है। ततो हृदयम आस्थाए, फिर हृदय में अवस्थित होकर देह अवच्छाद्य कल्पते, देह को क्या कर लेता है, आच्छाद्य कर लेता है। अंत में जो विष होता है वो कहाँ चला जाता है, अंत में विष हृदय में अवस्थित हो जाता है, ठीक है, और मृत्यु का कारण बनता है। तो ये आपका हो गया। उसके अलावा विष प्रभाव देखिए, विष प्रभाव क्या है, विष के द्वारा रक्त दूषित होने पर संपूर्ण शरीर में, अगर विष के द्वारा रक्त दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे शरीर में चींटी के चलने जैसा लगता है। विष के शरीर में फैलने पर कैसा लगता है ये याद होना चाहिए। त्वचा में क्या क्या होगा, त्वचा में कोट, चकते, है ना, चकते हो जाएंगे, चकते उत्पन्न हो जाएंगे। विष से ग्रसित रोगी अंगों को तोड़ता मरोड़ता और झंभाई लेता है। पित्त के प्रकोपित होने पर रोगी शीतल वस्तुओं की इच्छा करता है। अगर पित्त दोष प्रकोपित हो जाएगा तो व्यक्ति शीतल
चीज़ों की इच्छा करेगा। और सभी जो विष होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी विष त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। तीनों दोषों को विष प्रकोप करने वाला होता है, लेकिन विष क्या करेगा? जिस दोष को प्रधान रूप से प्रभावित करेगा वो लक्षण पहले उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये देखो पहली लाइन देखो जो यहाँ बता रखा है, सभी विष त्रिदोष को प्रकोप करने वाले होते हैं, लेकिन जिस विष में जो दोष प्रधानता से होता है वह उसी को पहले प्रकोपित करता है। यही बात बोली मैंने। उसी प्रकार विष की जिस आशय से समानता होती है वह शरीर में जाकर उसी आशय में होकर उसी आशय से संबंधित विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है। विष यदि शरीर के उत्तम अंग सिर में प्रवेश कर जाता है तो सिर में क्या करेगा? कोट को। सोचो अगर सिर में जा रहा है विष तो शरीर में क्या कर देगा? कोट को उत्पन्न कर देगा। कोट समझते हो ना? कोट मीन्स आप ऐसे समझो फिलहाल के लिए शरीर पे कोई पीड़िका हो जाना, उभार टाइप हो जाना। जैसे शिनचैन जो कार्टून था है ना, उसकी मम्मी उसे मारती थी तो उसका ऐसे सर पे ऐसा गोला सा बन जाता था ना, सेम उसी को इमेजिन करो कि सर में कोट बन जाता है। उसके अलावा सिर, अक्षी, कोट, नासा, होठ और मुख में भी क्या हो जाएगा? शोथ उत्पन्न हो जाएगा। दांतों में क्या होगा? सेंसिटिविटी हो जाएगी। तालू कैसा होगा? सूख जाएगा। और मुख में चिमचिमाहट होगी। चिमचिमाहट का मतलब आप ले सकते हो अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही है, अजीब सा, मतलब आप इरिटेशन समझ सकते हो ना, व्यक्ति का इरिटेट हो जाएगा व्यक्ति, है ना, मुख में भी ऐसी इरिटेशन होगी, उसको चिमचिमाहट से समझो। ठीक है, उसके अलावा इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार दूसरे अंगों में भी स्थित विष को उन अंगों में उत्पन्न लक्षणों से पहचानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? विष जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ वैसे वैसे लक्षण उत्पन्न करेगा, तो उसी को ही लिख रखा है। अंत में विष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर सिरा, धमनी मतलब आर्टरीज, वेन्स और स्रोतसों में व्याप्त होकर क्या कर देगा? प्राणों का अंत कर देगा। अब इसके बाद हम जानेंगे विष के वेग और वेगांतर। विष के वेग और वेगांतर क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था? विष का प्रभाव। उससे पहले क्या पढ़ा है? विष प्राणहर क्रिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? विष के वेग और वेगांतर। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। धावंत तरेषु या सत्य कलह संपरिकीर्तिताः तस्वेग काम अतिक्रम्य वेगम प्रकृते विषम। मीन्स क्या है इसका? धावंत तरेषु। देखो इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना होगा जो मैं आप समझाने जा रही हूँ। ठीक है, देखो ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7। देखो ये आपका क्या है? ये मान लो आपकी रस धातु है। ठीक है, और ये क्या है? रक्त धातु। ये क्या है? मांस धातु। ये क्या है? मेद धातु। ये क्या है? अस्थि। ठीक है, और ऊपर मान लो मज्जा, तो ये आपका हो गया अस्थि और फिर मज्जा। ठीक है बच्चों, ये अस्थि। ठीक है, तो ये आपकी मैंने क्या बताई? आपको धातुएं बताई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब इसको ध्यान से समझना, मैं लास्ट इधर समझा रही हूँ, एक बार मुझे बताना। देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। देखो रस और रक्त ऐसे ही आगे ऊपर मांस, मेद होती जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, 1 मिनट। देखो ये जो रस और रक्त धातु है इनके बीच में क्या होती है? कला होती है। कला, आपने 7 कलाएं पढ़ी है ना, ऐसे ही रक्त और मांस के बीच में क्या होती है? फिर से कला। ठीक है, रस और रक्त के बीच में क्या होती है? कला। रक्त और मांस के बीच में क्या होती है? कला। ठीक है, ऐसे ही आगे फर्दर सब में ऐसे ऐसे बीच बीच में कला स्थित होती है। ठीक है बच्चों, अब इधर देखो, जब विष है वो कहाँ जाएगा? रस से वापस से अपना ब्लैक मार्कर, रस से रक्त में जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक वेग काउंट करेंगे। एक वेग किसको बोलेंगे? 1 वेग किसको काउंट करेंगे? जब रस से रक्त में वेग ट्रैवल कर रहा है ना, वेग जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? 1 वेग। और जो उसको टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में, उससे क्या बोलेंगे? वेगांतर। दोबारा बता देती हूँ, जब आपका विष रस धातु से रक्त में जा रहा है या रक्त से आगे फर्दर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक।
जब रस से रक्त में जाएगा तो उसको बोलेंगे एक वेग, जब रक्त से मांस में जाएगा उसको बोलेंगे दूसरा मेद। ऐसे ही फर्दर डिवाइड आगे आपको सोचना है, ठीक है। और जिसको टाइम लग रहा है रस से रक्त में ट्रैवल करने में, जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, वेगांतर, ठीक है। और ये याद रखना, रस से रक्त में जाएगा, रक्त से मांस में जाएगा, मांस में मेद में जाएगा, लेकिन बीच में क्या होगा, कला स्थित होगी। कला भी बताया था मैंने, ठीक है। अब मैं समझाने जा रही हूँ, बच्चे से बच्चे से आ जाएगा। आयुर्वेद में 7 धातुओं का वर्णन है। इन 7 धातुओं में प्रत्येक धातु के बीच में एक एक कला होती है ना। कला भी बता रही थी, हर धातुओं के बीच में होती है। विष क्रम के अनुसार इन धातुओं में प्रवेश करता है। रस से रक्त में जाएगा, रक्त से मांस, मांस में मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। जब विष एक कला का अतिक्रमण कर धातु में पहुँचता है, मतलब रस धातु से रक्त में जाएगा कला को पार करते हुए, तब विष का एक वेग काउंट होगा, है ना। जब रस से रक्त में जाएगा एक कला को पार करते हुए तो उसे हम एक वेग बोलेंगे। विष जिस धातु में प्रविष्ट होकर उसे दूषित करता है, उसी से संबंधित लक्षणों को उत्पन्न करता है। आपको कुल मिला के यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जब विष एक धातु से दूसरी धातु में ट्रैवल कर रहा है कला को पार करते हुए, तो उसको हम एक वेग काउंट कर रहे हैं ना। ऐसे ही फिर आगे फर्दर जाएगा तो उसको हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां वेग बोलेंगे, है ना। अब श्लोक समझो। धावंत तरेषु, मतलब धावंत तरेषु, तरेषु मीन्स एक धातु से दूसरी धातु में, धावंत मतलब यहाँ पर धातु से लिया गया है। धावंत तरेषु या सप्त कला संपरिकीर्तिता, 7 कलाओं को पार करते हुए जो विष है एक धातु से दूसरी धातु में ट्रैवल कर रहा है। तस एक काम अतिक्रम्य, मतलब क्रम के अनुसार, है ना। अतिक्रम्य मतलब क्रम के अनुसार जाता है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ठीक है। वेगम प्रकृते विषम, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेग बोल रहे हैं। एक धातु से दूसरी धातु में जाना ही वेग कहला रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या लिख रखा है, वायु से प्रेरित विष एक कला में व्याप्त होकर जितने समय में दूसरी कला में व्याप्त होता है उसे वेगांतर कहा जाता है। जो टाइम लग रहा है उसे वेगांतर बोल रहे हैं बच्चों। अब आचार्य चरक के अनुसार 8 वेगों का वर्णन किया गया है। 10 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। प्रथम वेग क्या कब होगा, जब रस धातु विकृत हो जाती है ना, तो प्रथम वेग उपस्थित होता है। क्या होगा, मोह का होना, वमन का होना, प्यास का होना, क्लम का होना और लाला स्राव होना, ठीक है। द्वितीय वेग क्या है, शरीर में विवंडता का होना, मूर्छा, चक्कर, जमाई, तमक श्वास। अब इसको लर्न कैसे रखोगे, देखो प्रथम वेग में आपको ये याद रखना कि कहाँ पर है, विष रस धातु में है। रस को किससे रिलेट करते हैं, कफ से, तो कफ वाले सारे याद रखना कि वमन का होना, लाला स्राव होना, ठीक है, क्लम का होना, ऐसे याद रखना। बाकी प्यास याद रख लेना। द्वितीय वेग में कहाँ जाएगा, रक्त में। रक्त को किससे रिलेट करते हैं, पित्त से, है ना। रक्त को आश्रय भाव पर रखा होगा। पित्त वाले अब सारे क्या होगा, मूर्छा होना, चक्कर का आना, जम्बाई का होना, तमक श्वास, शरीर में विवन्नता का होना, ठीक है बच्चों। उसके अलावा तृतीय वेग में क्या होगा, कहाँ जाएगा, विष, रस, रक्त, मांस, मतलब अब तीसरी धातु कौन सी, मांस में जाएगा। मांस में जाएगा तो कंडू होगा, कोट होगा, मंडल उत्पत्ति होगी और सूजन होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके अलावा चतुर्थ वेग में क्या हो जाएगा, तीनों दोष कुपित हो जाएंगे, है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मेद में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी दोष दूषित हो जाएंगे। देखो इसमें पित्त का भी है, वात का भी है और आपका कफ का भी है। दाह होना, वमन होना, अंगों में शूल का होना और मूर्छा का होना। पंचम वेग क्या होगा, आँखों पे इफेक्ट पड़ेगा। दृष्टि मंडल कैसी हो जाएगी, दूषित हो जाएंगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और प्रत्येक वस्तु कैसी दिखेगी, उससे सब कुछ नीला नीला, ब्लू ब्लू दिखेगा ना। षष्टम वेग क्या होगा, हिक्का का आना। सप्तम वेग कैसे याद कर सकते हो, सप्तम 7 से है ना, स्कंद भंग, ऐसे ही याद कर लेना। कंधों का टूटना या कंधों में टूटना मीन्स टूटने के समान पीड़ा होना, है ना। बहुत ज़्यादा कोई मार रहा हो, मुक्कों से मार रहा हो, या बहुत ज़्यादा पीड़ा होना कंधों में। भंग मीन्स पीड़ा, टूटने जैसी पीड़ा, ठीक है, मर्दन जैसी पीड़ा या टूटने जैसी पीड़ा। अष्टम वेग क्या है, मृत्यु हो जाना। अब ओज के गुण की बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको विषय वेग बताए हैं वो 10 मार्क्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो श्लोक भी याद करना है, दावंत तरेषु वाला। ओज के गुण आ जाओ, गुरु शीतम मृदु सलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धोजो 10 गुणम समृतम। ये 10 ओज के गुण बता रखे, ऐसे सिर्फ रीड मारना है, ठीक है, सिर्फ रीड कर लेना। कॉमन क्वेश्चन है इसलिए नहीं पूछते हैं जनरली।
ये पता होना चाहिए टेबल। विष, मध्य और ओज के गुणों में अंतर। देखो विष क्या करता है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। जो मैंने आपको गुण बताए थे विष के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, ओज के गुण के विपरीत होते हैं। विष क्या करेगा, ओज को, आप विष जो है आपके शरीर में ओज को नाश करेगा, इम्यूनिटी का नाश करेगा, कम करेगा इम्यूनिटी को। कम कैसे होएगी कोई चीज़, जब वो उसके विपरीत होगा। तो जो विष के गुण होते हैं वो ओज के गुणों के विपरीत होते हैं। देखो विष अगर लघु है तो ओज गुरु है, विष अगर रुक्ष है तो ओज स्निग्ध है, विष अगर उष्ण है तो ओज आपका उसका उल्टा दे रखा है। तो ऐसे ऐसे सारे देखो कंपेयर करो तो सारे अलग अलग आएंगे। आप विष के गुण याद कर लो, इसके अपोजिट लिख देना ओज के गुण। और लास्ट में क्या है, अनिर्देश्य रसा विष के लिए। मध्य कैसी होती है, खट्टी, तो उसमें लास्ट में अम्ल आ रखा है। अम्ल मीन्स होता है ना खट्टा। उसके अलावा ओज मधुर, बाकी सब सेम है विष और मध्य के गुणों में। याद रखो विष और मध्य के सेम होंगे, विष और ओज के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब आ जाओ आप। उपरोक्त सारणी के अनुसार विष के गुण ओज के गुणों के ठीक विपरीत होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब विष संकट पे आ जाओ। विष संकट क्या होता है, जब विष प्रभाव वर्धक अधिकांश या समस्त निदान एक साथ मिल जाते हैं तो उसे विष संकट कहा जाता है। देखो जब सब कॉजिटिंग फैक्टर्स एक साथ मिल जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, विष संकट। ठीक है, कॉजिटिंग फैक्टर्स का, समस्त निदान का एक साथ मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, विष संकट। अब देखो पहले मैं एग्जांपल समझा देती हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं एक और तरीके से समझाऊंगी। क्या है वो आपका, सबसे पहले यहाँ देखो, विष प्रकृति। विष की प्रकृति कैसे होना, पित्त प्रकृति होना। विष का काल कैसा होना, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु का काल होना, जो कि क्या करता है, वित्त को बढ़ाने वाला होता है। अन्न कैसा सेवन करना, कटु और तिक्त, जो कि क्या करेगा, तिक्त आपको पता है ना, कटु और तिक्त रस, ये भी क्या कर रहा है, कटु रस, पित्त को बढ़ा रहा है। उसके अलावा दोष कैसा है, पित्त है। दूष्य कैसा है, रक्त है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, पित्त दोष को बढ़ा रहे हैं। विष प्रकृति, विष का काल, अन्न, दोष, दूष्य, ये सब कैसे हैं, समान है और एक ही चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो समस्त कारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। यही तो है इसकी डेफिनेशन। समस्त कारक जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विष संकट। ठीक है, इन सभी या अधिकांश घटकों की उपस्थिति को विष संकट कहते हैं। इस स्थिति में 100 में से कोई एक व्यक्ति ही जीवित रह पाता है। अब आ जाओ विष के उपद्रव पर। तो विष के उपद्रव 16 बताए गए हैं। काउंटिंग कितनी है ये याद रखना। अब सीधी सीधी बात सोचो कि अगर विष है, किसी को सांप ने काट लिया है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या उत्पन्न होंगी। तो क्या होगा, ज्वर का होना, कास का होना, अतिसार होना, और क्या होगा, व्यक्ति में बार बार हिक्का आएगी, श्वास डिस्पीनिया, श्वास नहीं आएगी उसे, वमन आएगा, बहुत ज़्यादा उसे तृष्णा लगेगी, मूर्छित हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, शिराशूल हो जाएगा, बस्ती में रुझा हो जाएगा और अनाहा हो जाएगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, मल अवरोध, या तो मल अवरोध हो जाएगा या डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या तो डायरिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार रीड कर लेना, विष के उपद्रव 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा शंका विष इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। शंका विष, शंका विष का मतलब क्या है, पहले ये जानो। शंका विष का मतलब है कि व्यक्ति को शंका हो रही है कि उसे किसी विषैले जंतु ने काट लिया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, शंका विष। देखो इसमें एक अच्छे से है लक्षण बता रखा है, अंधकार में किसी कांटे आदि के चुभ जाने से मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि उसे किसी विषैले जंतु ने काट लिया है। मतलब ऐसे समझ लो, फॉरेस्ट में व्यक्ति चल रहा है, अंधेरा है हर जगह, उसे कोई कांटा लग गया, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि उसे किसी विषैले जंतु ने काट लिया है, सांप ने काट लिया, ऐसा लगेगा है ना, या फिर कोई विषैला जंतु है उसने काट लिया है। तो इसी संदेहजन्य भय से उस भ्रमित व्यक्ति के शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और वो लक्षण कैसे होते हैं, विष के समान, वमन का होना, मूर्छा होना, दाग, ग्लानि, मोह, अतिसार। तो ये सभी लक्षण जब अगर कोई सांप काट ले तो जब ये लक्षण उत्पन्न होंगे, यही सेम लक्षण उत्पन्न होते हैं अगर व्यक्ति को शंका हो जाए कि उसे अंधेरे में किसी ने डस लिया है या किसी ने क्या करा है, काट लिया है किसी विषैले जंतु ने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शंका विष। अब इसकी चिकित्सा क्या है, इसकी चिकित्सा में शंका विष से पीड़ित व्यक्ति को शर्करा, देखो शर्करा, गंधक, द्राक्षा, विदारी, मुलेठी आदि को सम मात्रा में लेकर चूर्ण रूप से मधु के साथ सेवन कराएं। तो क्या करना है, शंका विष से पीड़ित व्यक्ति को
क्या लेना है, 4 चीज़ें लेनी है सम मात्रा में। वैसे यहाँ 4 के बाद आदि भी लिख रखा है, तो क्या क्या लेना है, शर्करा लेना है, गंधक लेना है, द्राक्षा लेना है, विदारी, मुलेठी, इन सबको लेना है। समान मात्रा में इसका चूर्ण करना है और इनमें क्या करना है, मधु मिलाना है और व्यक्ति को सेवन करा देना है। इसके साथ मांगलिक मंत्रों से जल को अभिमंत्रित कर प्रोक्षण व संतावना देनी चाहिए और व्यक्ति को जल पर पिलाना चाहिए। और जल कैसा होना चाहिए, मांगलिक मंत्र के साथ बोला हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मांगलिक मंत्रों से जल को अभिमंत्रित कर प्रोक्षण व संतावना, आश्वासन देना चाहिए, भाई कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे ना। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।